हेलो। वेलकम टू फेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 की सिविक्स की बुक स्टार्ट करेंगे। हमारी बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। थर्ड इसलिए क्योंकि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट हमने 6 क्लास में पढ़ी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड हमने 7th क्लास में पढ़ी है। सोशल साइंस की ये बुक है। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स हैं जो 8th क्लास की सिविक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में हम लोग फर्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। 5 थीम पर बेस्ड है ये पूरी बुक। पहला थीम है, पहला यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। इस थीम के तहत 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे बनकर तैयार होता है, साथ ही हम देखेंगे कि संविधान के फीचर्स क्या होते हैं। दूसरा चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो उनके लिए संविधान किस तरह से सबको एक साथ लेके चलने की सुविधाएं या प्रावधान हमें प्रदान करता है। दूसरा जो यूनिट होगा हमारा पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, पार्लियामेंट, संसद और कैसे कानूनों का निर्माण होता है। इससे पहले 6 क्लास में आप लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा, और 7th क्लास में आपने स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ा है। अभी 8th क्लास की सिविक्स की बुक में हम लोग पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कैसे लॉज यानी कानून बनते हैं, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो हमारा यूनिट है द जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जहां से हमें न्याय मिलती है। जब भी 2 लोगों में लड़ाई होती है तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है इंसाफ के लिए। तो हम देखेंगे इसमें 3 टियर्स होती है। एक सेंट्रल लेवल पर जिस सुप्रीम कोर्ट होती है, स्टेट के लेवल पर हाई कोर्ट्स होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। 4th यूनिट हमारा है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। हाशिए पर जो लोग हैं, हाशियाकरण से जो लोग प्रभावित हैं, उनको कैसे सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय दिलाई जा सकती है। पहले हम मार्जिनलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद में इससे कैसे निपटा जा सकता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा 5वां यूनिट है इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज को पहुंचाए, जन सुविधाएं जो होती हैं, देश के लिए लॉज यानी कि कानून बनाए, और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करे। ये तमाम चीजें हम लोग 8th क्लास के सिविक्स में पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का जो चैप्टर है, इसमें 2 अहम बातें बताई गई हैं। एक तो ये कि संविधान किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें दूसरा जो पार्ट है उसमें है कि भारत का संविधान, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं भारत के संविधान को यूनिक बनाती हैं। हम इन तमाम चीजों को समझेंगे। हम सबसे पहले आज देखेंगे व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या नीड्स हैं, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आज आप देखें तो जितनी सारी कंट्रीज पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, सबका कोई ना कोई संविधान है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान हो। लेकिन यहां एक बात समझने की है कि वो तमाम देश जिनका एक संविधान होता है, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो। क्यों? क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि एक राजा जो है, किंग, ये भी अपना संविधान बनाता है, लेकिन जब अगर वहां पर किंग है तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वहां पर मोनार्की रहेगी। तो कोई भी देश जो डेमोक्रेटिक है, वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां संविधान होगा, क्योंकि एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान के जरिए से ही चीजें होती। वहीं अगर किसी देश में संविधान है तो इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि वो देश डेमोक्रेटिक है। हमारे भारत का जो संविधान है, इसको बनाने की प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई। संविधान निर्माण की एक पूरी प्रक्रिया रही है, एक लंबा समय रहा है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक मांग रखी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए,
और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग 1934 में उठाई जाती है। इसी मांग को पूरा करते हुए दिसंबर 1946 में हमारे संविधान सभा का गठन होता है और ये संविधान सभा हमारे देश की सिचुएशन के हिसाब से कानून बनाना शुरू करती है और नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी होता है। तो हमारी जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने हमारा संविधान जो आजाद भारत का संविधान होगा ये बनाकर तैयार किया 26 नवंबर 1949 को, और ये बाद में इंप्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950, जब हमारा संविधान लागू होता है। संविधान का पर्पस क्या है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से संविधान बनाए जाते हैं? तो संविधान जो है ये कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सबसे पहली चीज ये है, तीन इंपॉर्टेंट बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किसी भी संविधान के बनाने का या उसको लागू करने का पर्पस या उद्देश्य क्या होता है। इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्री। ये उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था तो हमारे देश के लोग आजाद होना चाहते थे और वो आजादी की हवा में सांस लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा संविधान हो, एक ऐसा कंट्री हो, एक ऐसा देश हो जहां हम फ्रीली कहीं पर मूव कर सकें, हम जो कहना चाहें वो बोल सकें, जिस तरह से रहना चाहें रह सकें, हम जिस धर्म को मानना चाहें वो धर्म मान सकें। तो ये जो सपना था लोगों का, इस सपने को पूरा करता है हमारा संविधान। इसी प्रकार से किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, इस बात को भी डिसाइड करता है एक संविधान। तीसरी बात जो है कि संविधान खुद से ही हमको बचाता है, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे खुद से ही खुद को बचाना है। तो संविधान का पर्पस तीन है, यहां पर हर एक को हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मकसद है, जो उद्देश्य है हमारे संविधान का, वो है सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कंट्री। हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किस प्रकार का होगा, इस चीज को डिसाइड करता है हमारा संविधान। हमारे समाज का जो मूलभूत स्वरूप है, जो हमारा फंडामेंटल नेचर है समाज का, वो दर्शाता है संविधान। संविधान की जरूरत इसलिए है कि हमारा जो कोई भी देश होता है वो बहुत सारे कम्युनिटीज, बहुत सारे समुदायों और बहुत तरह के लोगों से मिलकर बना होता है। ऐसा हो सकता है कि जो ये समुदाय हैं, ये लोग हैं, इनके कुछ बिलीव्स होंगे, कुछ एक जैसे बिलीव्स होंगे, कुछ ऐसी मान्यताएं होंगी जो एक दूसरे से अलग होंगी। ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग किसी भी मुद्दे पर सबकी एक ही राय हो, सब लोग उस किसी एक बात पर सहमत हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग मतभेद होता है, लोगों की मान्यताएं अलग हैं, चीजों को करने का तरीका अलग है। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग किसी एक इशू पर मतभेद ना करें। तो जब मतभेद होगा तो उसको निपटारा करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। तो हमारा संविधान जो है वो एक तरह से कुछ सर्टेन बिलीव्स देता है कि सारे लोग एकजुट होकर एक साथ रह सकें। साथ ही साथ हमारा संविधान नियमों का समूह है। इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है। संविधान जो होता है ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बताता है कि सरकार किस प्रकार की होगी। क्या सरकार एक डेमोक्रेटिक होगी या राजतांत्रिक होगा? हमारे देश जो होगा, कोई भी देश, कोई भी सरकार, वहां पर लोग शासन करेंगे कि एक राजा शासन करेगा, इस बात को भी डिसाइड करता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ कुछ आदर्शों पर साझी समझ को विकसित करता है संविधान। कुछ आदर्श हैं कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आइडियल्स हैं, कुछ आदर्श हैं जिस पर तमाम लोग सहमत होते हैं। तो ये संविधान ही है जो सबको जोड़ के रखता है। एक एग्जाम्पल यहां पर डाला गया है आपकी बुक में, नेपाल की स्टोरी है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष होता है। नेपाल की कंट्री ने जनसंघर्ष देखे हैं कई सारे डेमोक्रेसी को लेके। सबसे पहले 1990 में नेपाल के लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया और लोग सड़कों पर उतर आए। यहां पर देख सकते हैं फोटो में, ये उसी समय की फोटो है। और इस तरह से वहां पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया 1990 में। हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होता है 1947 में। काफी सालों के बाद में नेपाल में भी लोकतंत्र आता है।
लेकिन ये लोकतंत्र सिर्फ 12 सालों तक ही चल पाता है और 2022 में आखिरकार ये डेमोक्रेसी का अंत होता है। अंत कैसे होता है? अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र स्टार्टेड टेकिंग ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द असिस्टेंट ऑफ द आर्मी। जो वहां के राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, इन्होंने आर्मी की हेल्प लेनी शुरू कर दी और इस तरह से वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना शुरू की, अपने अंडर में लेना शुरू किया। उन्होंने रीजन क्या बताया कि जो माओइस्ट अपराइजिंग है, जो माओवादियों का जो आंदोलन है, माओवादियों का जो प्रकोप है, उससे बचने के लिए हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ रही है। और इस तरह से फाइनली 2005 में किंग ज्ञानेंद्र जो थे, इन्होंने अपने आप को सरकार का हेड बना दिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और अपने आप को, राजा को, पूरे स्टेट का सबसे बड़ा सुप्रीम सर्वोच्च अथॉरिटी बना दिया। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी 1990 में, वो 2005 तक आते आते बिल्कुल खत्म हो जाती है। 2005 में माओइस्ट जो थे, माओवादी जो थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन कर लिया और फिर एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट किया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ शामिल होकर 12 सूत्री एक समझौता करते हैं और उस समझौते ने एक सिग्नल दिया कि अब जो है लार्जर पब्लिक जो है अब डेमोक्रेसी और पीस की तरफ लौटेगी। लोगों का एक तरह से व्यू था ये कि अब अगर माओइस्ट और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोई समझौता कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि अब राजा का शासन खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी वापस से आएगी। तो इस तरह से लोगों ने 2006 में, और नेपाल के लोगों ने मूवमेंट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया और इस तरह से डेमोक्रेसी जो है उसको वापस से ताकत मिलनी शुरू हुई। राजा जो है, किंग जो वहां के थे ज्ञानेंद्र, ये छोटे छोटे कंसेशंस जो उन्होंने पहले वादा कर रखा था उसको पूरा नहीं कर रहे थे, रिफ्यूज करते जा रहे थे। फाइनली अप्रैल 2006 में राजा को जो थर्ड पार्लियामेंट थी, जो वहां की संसद थी, उसे रिस्टोर करना पड़ा, यानी कि उसे चालू करना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि ऐसा करो, तुम लोग अब इलेक्शंस में खड़े हो जाओ और आओ अपनी सरकार बनाओ। तो इस तरह से 2008 में नेपाल वापस से एक डेमोक्रेसी बन जाता है और मोनार्की जो है, जो राजतंत्र है, राजशाही है, उसका खात्मा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इस तरह से 2006 में ये कुछ सीन्स हैं जो उस वक्त 2006 में जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा था नेपाल में, तो उसकी एक झलक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1990 में नेपाल में एक बार डेमोक्रेसी आती है, लेकिन कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है वहां पर। माओइस्ट का बहाना बना के वहां का राजा वापस से पावर एज्यूम कर लेता है और 2005 तक बाकायदा वहां का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो राजा हो जाता है। लेकिन फिर जब माओइस्ट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ समझौता करते हैं, तो इस तरह से वापस से 2006 में थर्ड पार्लियामेंट स्टैब्लिश होती है और 2008 आते आते फुल्ली नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। अब दूसरा जो पर्पस होता है संविधान का, वो ये होता है कि किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम, लोकतांत्रिक जो पद्धति है, शासन व्यवस्था है, वो किस प्रकार की होगी। तो किसी भी देश का डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या क्या है, इस बात को डिसाइड करता है हमारा संविधान। तो इन कंट्रीज दैट हैव एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था को अपनाते हैं, तो संविधान वहां पर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। संविधान ही गाइडलाइंस बताता है कि डिसीजन मेकिंग को कैसे गवर्न किया जाएगा और जो सोसाइटीज हैं उनमें कैसे गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो ये सारी चीजें हमारा संविधान बताता है। किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग इलेक्शंस में वोट करते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो लीडर्स है ये पावर्स का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करे, रिस्पॉन्सिबली हमारी तरफ से। लेकिन हमेशा इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि जो लीडर्स हैं ये अपनी अथॉरिटी का मिसयूज भी कर सकते हैं। आप लोग किसी एक को लीडर बना के, नेता बना के पार्लियामेंट में भेजते हैं और फिर वो नेता उस पावर का यूज आपके खिलाफ भी करने लगता है। आप अगर कोई बात लेके जाते हैं उनके पास, तो वो आपकी पिटाई करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से मिसयूज ऑफ देयर अथॉरिटी, जो पावर आपने उन्हें दिया है उसका वो मिसयूज करने लगते हैं। तो हमारा जो संविधान है वो इस तरह के मिसयूज के खिलाफ कुछ उपाय, कुछ सेफगार्ड्स हमें बताया है। सब लोग इससे को पता नहीं होता ये चीज, तो इस तरह से ये और ज्यादा मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मिसयूज बार बार कोई नेता कर रहा है, तो इससे तो ग्रॉस इनजस्टिस, भारी अन्याय शुरू हो जाएगा।
जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं, लोकतांत्रिक समाज होता है, वहां पर जो संविधान होता है ये कुछ रूल्स बनाता है। वो रूल्स जो हैं ये अथॉरिटीज के मिसयूज के खिलाफ होते हैं। कोई भी अथॉरिटी मिसयूज कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या रूल्स बनाए गए हैं वो चीजें जाननी जरूरी होती है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हम उन्हें पावर दे देते हैं और फिर उन पावर्स का मिसयूज करना शुरू करते हैं, लेकिन संविधान है जो इनके मिसयूज से बचाता है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कानून शामिल किए गए हैं जिससे मिसयूज को रोका जा सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स तमाम नागरिकों को मिले हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये सरकार की या किसी भी लीडर्स के जुल्म से बचने के लिए। हमारा जो संविधान है ये राइट टू इक्वलिटी तमाम लोगों को देता है, समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान ये भी कहता है कि कोई भी नागरिक, उसका जो है भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार पर, उसके रेस यानी नस्ल के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहां पर पैदा हुआ है, या वो किस जाति का है, किस धर्म का है, या उसकी जेंडर क्या है, इस बात पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन हमें संविधान से मिला है। इसी प्रकार से राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार भी हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। एक और सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है संविधान का वो है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। किसी भी देश में कई सारी तरह के बिलीफ वाले, मान्यताएं वाले लोग रहते हैं। कुछ में कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं, ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। जो लोग कम होते हैं किसी भी समाज में, अगर किसी की संख्या कम है तो वो माइनॉरिटी। हमारा जो संविधान है वो इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप, कोई ग्रुप अगर ज्यादा संख्या में लोग हैं उसमें, तो वो अपने पावर का यूज ना करे लोअर या लेस पावरफुल लोगों के खिलाफ। मान लीजिए कि एक समूह है और उसकी संख्या ज्यादा है, दूसरा समूह है उसकी संख्या थोड़ी सी है, तो संविधान हमें इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये जो ज्यादा लोग हैं ये थोड़े से लोगों को परेशान ना करें, उन्हें मारे पीटे नहीं। क्यों? देखो, कभी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है वहां पर अगर मेजॉरिटी अपने डिसीजंस को इन्फोर्स करता है, मेजॉरिटी जो है, जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो अगर अपने विचारों को माइनॉरिटीज पर भी थोपने की कोशिश करते हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर भी थोपने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। इसी तरह से अगर माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड किया जाए, माइनॉरिटीज को जो इंटरेस्ट हैं, जो अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट हैं, उसको अगर सामने ना लाया जाए, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, और जो मेजॉरिटी के डिसीजन से उन्हीं को इंप्लीमेंट किया जाए, तो अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। हर एक सोसाइटी, हर एक समाज इस बात के बहुत करीब होता है कि मेजॉरिटी जो है वहां पर अपना वर्चस्व बना ले। तो हमारा जो संविधान है ये कुछ रूल्स हमें बताता है जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी चीज में इन्हें एक्सक्लूड ना किया जाए, बाहर ना किया जाए, जो मेजॉरिटी लोग आमतौर से मेजॉरिटीज को अवेलेबल होते हैं। दूसरी जो वजह है कॉन्स्टिट्यूशन का डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी, एक बड़ा रीजन है कि हमारा संविधान मेजॉरिटी कम्युनिटी को रोकता है कि वो माइनॉरिटीज पर किसी भी तरह का दबाव न डाले। देखिए, कभी भी अगर कोई मेजॉरिटी ग्रुप किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, दबाव डाल रहा है, किसी भी तरह का अपनी डिसीजंस को थोप रहा है, तो यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर अपने डिसीजंस को थोप रहा है, डोमिनेशन कर रहा है, तो इसे कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। यानी एक कम्युनिटी जब किसी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करती है, अपने डिसीजंस को थोपती है, तो इसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। वहीं एक ही कम्युनिटी में हो सकता है कि कुछ ऊंची जाति के लोग हों, हायर कास्ट हों, और कुछ लोअर कास्ट हों। दोनों का धर्म तो सेम है, दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, और यहां पर भी ऑपरेशन होता है, तो इसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। विद इन दी सेम कम्युनिटी, विद इन द सेम कम्युनिटी। तीसरी जो सबसे सिग्निफिकेंट रीजन है कि किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, वो यह है टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, हमें खुद हम ही लोगों से बचाना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम लोग इसे समझते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज को लेके हम बहुत स्ट्रांगली फील करने लगे। जैसे आपको पिज्जा खाना बहुत पसंद है और आपको
बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं पिज्जा खाऊंगा। आप लेके आए और आपने एक बड़ा सा पिज्जा पूरा खा लिया। आपको और खाने का मन कर रहा है, आप दूसरा भी लेके आए, दूसरा भी खा लिया। आपको और ज्यादा मन कर रहा है, आप तीसरा लाए और तीसरा भी खा लिया। तो आप पिज्जा के लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे थे और आपने खा लिया, लेकिन इससे हुआ क्या? इससे इश्यू क्रिएट हो जाएगा, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जिस चीज के बारे में हम एक समय पर बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे लार्जर इंटरेस्ट में हमारे अगेंस्ट हो। अगर दूर तक हम से देखें तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हमारा जो संविधान है हमें इस तरह के चीजों से भी हमारी हिफाजत करता है, बचाता है। इसी तरह से अगर संविधान जो है हमें मदद करता है कि हमारी प्रोटेक्शन करे, हमारा बचाव करे ऐसे डिसीजंस से जिनका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने पिज्जा वाली एग्जांपल में दिखाया कि आपने बहुत ज्यादा पिज्जा ठूस लिया, अब आपकी तबीयत खराब हो रही है, वोमिटिंग शुरू हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। इसी तरीके से कभी किसी देश में हो सकता है, किसी सोसाइटी में जो लार्जर प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल है देश के, जैसे हमारा देश जो है, इस देश का उसूल क्या है कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है, यहां पर तमाम जो धर्म है सबको बराबर मान्यता है, किसी भी खास धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी वो स्ट्रांगली किसी चीज को फील करने लगती है, तो फिर ये जो हमारे देश का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं वायलेट होना शुरू हो जाता है। तो लार्जर जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ ये असरअंदाज होने लगता है। हमारा देश जिन चीजों में, जिन उसूलों में बिलीव कर रहा होता है, वो चीजें खराब होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पॉसिबल है कि जो लोग किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वो बहुत स्ट्रांगली फील करने लगे कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है ये अब खराब हो गई है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं एक देश में, और ये जो है अब आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो लोग ये फील करना शुरू करें कि पार्टी पॉलिटिक्स को हटाकर एक डिक्टेटर लाया जाना चाहिए। डिक्टेटर यानी तानाशाह। अब तानाशाह जो है अगर वो किसी जगह का बन जाए, अगर इस इमोशंस को देखते हुए देश में तानाशाही लागू कर दी जाए, तो फिर लॉन्ग रन में देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि डिक्टेटोरियल रूल जो है ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। आप किम जोंग उन को बिठा दें अगर कुर्सी पर, तो वो फिर अपने ही फैसले थोपने शुरू कर देगा। वो कहेगा कि बाल आपको ऐसे कटाने हैं, आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं। तो डिक्टेटरशिप जो है ये लार्जर इंटरेस्ट में हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो अगर हम बात करें संविधान की, एक गुड संविधान, एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा संविधान कैसा होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की इजाजत ना दे। It does not allow these whims to change its basic structure. हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारे देश में, सबको राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। हमारे देश के तमाम नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ठीक है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंट्री है, हमारे देश का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अगर इसको कोई वायलेट करना शुरू करे, ये कहे डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप ले आया जाए, तो ये हमारे कंट्री के लॉन्ग रन में फायदेमंद नहीं है। इसी तरह से अगर कोई ये कहे कि जो प्रोविजंस हैं राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये जो फ्रीडम लोगों को मिली है उसको हटा दिया जाए, तो एक अच्छा संविधान वो है जो समय के साथ चलता रहे, समय के हिसाब से खुद को बदले भी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग भारतीय संविधान को आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।